उत्तर प्रदेश में राजनीति फ्रंट फुट पर हो रही है। भाजपा से मुख्यमंत्री के चेहरे योगी आदित्यनाथ और सपा के मुख्यमंत्री के चेहरे अखिलेश यादव एक दूसरे पर तगड़ा हमला बोल रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 10 मार्च को दंगाइयों की सारी गर्मी निकल जाएगी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसको अपने ऊपर लेते हुए कह रहे हैं कि गर्मी खत्म हो जाएगी तो हम सब मर जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब जीवन मरण पर आ गई है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को शिमला बना देने की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव उस शिमला में जीवन प्रत्याशा ढूंढने निकल गए हैं कि शिमला में जिंदा कौन रह सकता है और कौन नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग को इन तमाम चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए कि जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम सब मर जाएंगे। जितने भी लोग हैं, अगर उनके खून में गर्मी नहीं रहेगी तो जिंदा कोई कैसे रहेगा। इन दो स्टार्स के बीच में जो स्टार वार चल रहा है, इसके बीच असदुद्दीन ओवैसी भी आइटम नंबर करने आ गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाजपा की गर्मी निकल गई है। जब किसान आंदोलन हो गया था तभी भाजपा की गर्मी निकल गई थी, अब फूका हुआ कारतूस चल रहा है। ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है। फिलहाल जो वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में, ये किसी भी चुनाव का सबसे शानदार वक्त होता है। एक तरीके से कहा जाए इस समय में बयानबाजी चरम पर होती है, तर्क किनारे रख दिए जाते हैं। मतलब जिसको जो समझना है समझ लेता है। बस मंच से नेता आकर के बयान देते हैं, सामने वाले के खिलाफ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कि माहौल एकदम बन जाए। तो आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश में आज का माहौल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलदास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास बहुत पहले कहकर के ये दुनिया से विदा हो चले हैं, लेकिन अगर एक सर्वे कराया जाए कि सबसे ज्यादा किन पंक्तियों के अर्थ का अनर्थ हुआ है तो यही पंक्तियां आएंगी नंबर 1। आलसी आदमी अपने हिसाब से समझ लेता है, कामकाजी अपने हिसाब से समझ लेता है, सन्यासी अपने हिसाब से समझ लेता है, राजनेता अपने हिसाब से समझ लेता है। हर किसी के अपने अर्थ हैं इसके। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को शिमला बना देने की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव उनसे भी 2 कदम आगे जाकर के पता लगा रहे हैं कि अगर सारी जगह शिमला हो जाएगी तो जिंदा कैसे रहेंगे लोग। राजनीति जो तर्क के धरातल पर होनी चाहिए थी, पक्ष को जाकर के यह बताना चाहिए था कि हमने क्या काम किया था, विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए थे कि आपने ऐसा यह काम क्यों नहीं किया। उन तमाम चीजों के बजाय एक आदमी चांद पर चने का झाड़ लगा रहा है तो दूसरा आदमी चने के झाड़ पर चढ़ करके बता रहा है कि इसकी ऊंचाई बहुत कम है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां अनगिनत समस्याएं हैं, चंद अच्छे काम किए गए हैं, लेकिन उनकी गिनती कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव अपने साथ एक पर्चा और एक टोटी लेकर के घूम रहे हैं। पर्चे में वो लिख करके घूम रहे हैं कि कौन सा अफसर उनके हिसाब से काम उनकी सरकार जब नहीं है तब नहीं कर रहा है। और टोटी, जब वो चुनाव हारे थे तो एक तगड़ा बकवास चला था कि अखिलेश यादव टोटी चुरा करके ले गए थे। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं हम चुराए नहीं है, लेकिन अब वो मीडिया के सामने टोटी लौटा रहे हैं। ये वो तमाम घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 का माहौल है। जनता लहालोट हो रही है और समझ नहीं पा रही है कि ये माहौल है या असल में माखौल है लोकतंत्र का, जहां मुद्दों की जगह शगुफों पे बात हो रही है। तो ये शगुफे ये हैं कि यहां पर बात ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता हासिल करने में जुटे अखिलेश यादव ने आज शामली में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के गर्मी शांत करने वाले बयान पर पलटवार किया। कहा कि आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की यह भाषा मैं पहली बार सुन रहा हूं। चुनाव आयोग इस बात को देखे, गर्मी का सवाल है तो अगर गर्मी खत्म हो जाएगी तो हम लोग मर जाएंगे, अगर खून गर्म नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। जब से गठबंधन के लोगों का समर्थन मिला है तब से इनके यानी भाजपा वालों के तोते उड़ गए हैं। कहा कि जब से हमारी और जयंत चौधरी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है तब से ये कंफ्यूज हैं और जो पलायन, कैराना पलायन वाली बात, उनका राजनीतिक पलायन होने जा रहा है, क्योंकि अब बात भाईचारे की हो रही है, गंगा जमुनी तहजीब की हो रही है। ये सब बयान अखिलेश यादव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शिमला की मौसम लाने की बात कर दी थी, शिमला बना देने की बात कर दी थी। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को गर्मी खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। टारगेट कैराना है। कैराना से प्रत्याशी जो है सपा के नाहिद हसन है, जिन पर भाजपा के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भौहें भी चढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ट्वीट करके कहा था कि कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी नाहिद हसन धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी।
शायद योगी आदित्यनाथ अभी मठ से निकल करके, मतलब गोरखपुर से निकल करके लखनऊ तक नहीं आ पाए हैं सही से। उन्होंने इसके आगे जनता को भरोसा दिलाया, ये कहा कि पेशेवर अपराधी और माफिया चुनाव के दौरान धौंस दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद इनके गले में तख्ती लटकती हुई नजर आएगी। ये लोग किसी की थाने की चौखट पर बख्श दो की भीख मांगते हुए नजर आएंगे। आज फिर से योगी आदित्यनाथ उस बयान के बाद रौ में नजर आए। हापुड़ के पिलखुआ में रामलीला मैदान में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में आपको सबसे पहले प्रभावी बता देते हैं, बात आगे चलते हैं। प्रभावी का मतलब वो होता है जिनके पास 100, 200, 500, 1000 वोटों पर असर डालने की जो क्षमता रखने वाले मतदाता होते हैं कि अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं 100, 200, 500, 1000 वोटों को, उनको प्रभावी मतदाता कहा जाता है। उनके साथ संवाद कार्यक्रम था। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और जयंत चौधरी का नाम लिए बिना, जो भाजपा की रवायत रही है कि अपने विपक्षियों का नाम बहुत कम लेते हैं, उनका नाम लिए बिना कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आ रही है, यह दंगा कराने की साजिश के लिए आ रही है। पिछले 5 साल से अपने बिलों में घुसे दंगाई अब बाहर आकर गर्मी दिखा रहे हैं। इनकी गर्मी 10 मार्च को पूरी तरह से निकल जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन की हत्या का भी जिक्र करा। लगभग 10 साल पुराना यह मामला हो चुका है, लेकिन भाजपा बार बार उसको उठा रही है और एक तरीके से मुद्दा बना रही है। कह रही है कि सपा के संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने सचिन और गौरव की निर्मम हत्या करी थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वैक्सीन और खाद्यान्न के मामले में गरीबों को गुमराह करने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, यहां पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताएं, पिछले रविवार को गर्मी वाला बयान योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ के पिलखुआ में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया था, जिसके बाद ये ट्वीट आया था। वहां पर उन्होंने कहा था कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। प्रदेश में या देश की राजनीति में अक्सर मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाती है। मौसम वैज्ञानिक आमतौर पर उसको कहा जाता है जो सत्ता का रुख भांप लेता है, उस हिसाब से समर्थन या ना समर्थन देता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब प्रदेश के पास एक अपना ऐसा मौसम वैज्ञानिक आ गया है जो एक नई टेक्निक इजाद करने वाला है 10 मार्च के बाद, जहां पर प्रदेश में जो गर्मी है उसको शांत करके शिमला बना दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में शिमला बनेगा या प्रदेश कैसा भी, जो वहां की अपनी जो पूर्वी पछुआ चलने वाली हवाओं के सहारे मौसम जो बदलने की स्थिति है, जैसा हमेशा होता रहा है वैसा रहेगा। उसको लेकर के आप भी एक राय रखते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करेंगे। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया है। वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया इन्होंने और वादा किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए अपने घोषणा पत्र में 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया है। उसके अलावा कांग्रेस ने 4 लाख उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया है। इसके अलावा एक खबर महाराष्ट्र से। आर्यन खान ड्रग्स मामले से चर्चित हुए एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ तगड़ा एक्शन आज लिया गया है। मुंबई से खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिला कलेक्टर ने नवी मुंबई में समीर वानखेड़े के स्वामित्व वाले नवी मुंबई स्थित एक होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में उन्होंने अपनी उम्र सही नहीं बताई है। उस समय समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े आबकारी विभाग में कार्यरत थे। इस मामले में अब राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट ने समीर वानखेड़े को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। इसके अलावा एक अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कहा यह जा रहा है कि जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर थी वो अब खत्म होने की ओर है। बीते कुछ दिनों से कोविड के मामलों में लगातार गंभीर गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन यहां गंभीर बात यह है कि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के लेकर के अपडेट जारी किया है। देश में बीते 24 घंटे में जो पिछले बीते हैं उसमें कोरोना के 1,61,000 मामले नए सामने आए हैं। इस दौरान मृतकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक दिन में 1733 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं मंगलवार को 1192 मरीजों की मौत हुई थी, यानी एक दिन में 500 से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा एक खबर शेयर मार्केट से। बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट में तगड़ा उछाल दिखा था। उसके दूसरे दिन यानी आज बुधवार को शेयर बाजार लगातार तगड़ी तेजी दिखा रहा है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 745 अंक की तेजी के साथ 59,608 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी सूचकांक भी दिन भर हरे निशान पर कारोबार करने के बाद अंत में 215 अंक की जबरदस्त बढ़त लेते हुए 17,792 के स्तर पर बंद हुआ। कुल मिलाकर के बजट के बाद शेयर मार्केट में अच्छी तरीके से हरियाली देखी जा रही है। बीते दिनों लगातार लाल निशान पर चल रहा था।
इसके अलावा खबर बिहार से, जीतन राम मांझी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से मुलाकात करी है। उसके बाद एक मांग रखी है। मांझी ने कहा है कि मैंने शरद यादव से दिल्ली में मुलाकात करी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। 2 महीने बाद 7 तुगलक रोड पर स्थित उनका सरकारी बंगला भी छिन जाएगा। इसलिए मैं लालू यादव और नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि शरद यादव को बिहार से राज्यसभा भेजा जाए ताकि दिल्ली में उनका सरकारी आवास बचा रहे। देखने वाली बात होगी इसको लेकर के क्या कुछ बयानबाजी होती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, कौन उनको राज्यसभा भेजने के लिए तैयार होता है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल यानी मंगलवार को कहा था कि कारों में अकेले यात्रा करने वालों के लिए फेस मास्क अनिवार्य करने का दिल्ली सरकार का आदेश बेतुका था। बड़ी देर में कोर्ट को याद आया है और राज्य से सवाल भी किया कि यह अभी भी क्यों चल रहा है। जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कोविड-19 संकट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करी। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राहुल मेहरा ने पूछा, क्या हम कारों में मास्क पहनने के खिलाफ आदेश दे सकते हैं? कोर्ट ने फिर मेहरा को याद दिलाया कि कारों में मास्क पहनने का आदेश दिल्ली सरकार ने जारी किया था और इसे केवल इसके ही द्वारा वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार इसने उन्हें इन पहलुओं पर निर्देश लेने का आदेश दिया, यानी कि कोर्ट की तरफ से यह बताया गया कि दिल्ली सरकार का आदेश है वही रिवोक कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि डीडीएमए सभी पहलुओं पर गौर करेगा और निर्देशों के संबंध में नए आदेश जारी करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि जो कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में पारित एक आदेश में फैसला सुनाया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान वाहन में मास्क पहनना अनिवार्य है, भले ही उस गाड़ी में इकलौता ड्राइवर हो या कोई और भी व्यक्ति मौजूद हो। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि वाहन में फेस कवर मास्क पहनना, जिस पर एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अनिवार्य है। अब इसको लेकर के याचिका दायर की गई है, जिसे फिर से दिल्ली सरकार और डीडीएमए के पास भेज दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के आगे क्या एक्शन लिया जाता है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। ओम प्रकाश जी का सुझाव है कि दुनिया को यह बताया जाए कि हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई सभी के भीतर होती है और जबान सभी के पास होती है, तो तनकी संभाल करके। समझदार को इशारा काफी है और कार्यक्रम को अंत तक देखा है तो जाहिर है आप बहुत समझदार हैं। बाकी मौज करिए, कल फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।